जय हिंद। अब तक हमारी बात हुई थी भाषा पर, भारतीय आर्य भाषाओं पर। भारतीय आर्य भाषाओं में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जहाँ वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जहाँ हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं में। तो आधुनिक आर्य भाषाओं, आर्य भाषा जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1000 ईस्वी से अब तक, या जिसे आप कह सकते हैं अगतन। आधुनिक आर्य भाषाएं क्योंकि अपभ्रंश के बाद विकसित हुई थी, तो हम जो स्टडी करेंगे वो अपभ्रंश से करेंगे, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं में आपकी आती हैं, सबसे पहले आपकी आती हैं उपभाषाएं, और दूसरे नंबर पर आपकी आती है बोली। तो अगर उपभाषा की बात करें कि उपभाषा क्या होती है, तो अध्ययन की दृष्टि से, या लिख ही लेते हैं, उपभाषाएं अध्ययन की दृष्टि से हिंदी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया? हिंदी को 5 भागों में, और यही 5 भाग क्या कहलाते हैं? उपभाषा। यानी अगर एग्जामिनर पूछ ले कि उपभाषाएं कितनी हैं, तो उपभाषाएं हमारी 5। और नेक्स्ट बोली। तो बोली हमारी होती है भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण। भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण बोली कहलाती है, और हिंदी की 18 बोलियां हैं। यानी उपभाषा क्या है? उपभाषा जो हिंदी को 5 भागों में विभाजित किया गया है वो हमारी उपभाषाएं हैं, और बोलियां जो भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण है उसे बोली कहते हैं। हम उपभाषा और बोलियों को एक रे डायग्राम से समझते हैं, और रे डायग्राम अपभ्रंश से प्रारंभ करते हैं। हालांकि हम हिंदी की उपभाषा और बोलियों की बात करेंगे। जो अपभ्रंश हैं हमारे, वो 5 भागों में डिवाइडेड हुए। सबसे पहले सौर सैनी अपभ्रंश। क्या हुआ बेटा? हाँ, सौर सैनी अपभ्रंश। उसके बाद आपका आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। उसके बाद है आपका मागधी अपभ्रंश। फिर है आपका 3 से बेटा हिंदी डेवलप हुई है, लेकिन अपभ्रंश के जो भेद हैं वो 5 हैं। महाराष्ट्री, और अंतिम है आपका ब्राह्मण पैसाची। ब्राह्मण पैसाची।
अब इन्हीं अपभ्रंशों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा सौरसेनी अपभ्रंश है उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती, यानी मध्य भाग में था, भारत के मध्य भाग में था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती। अर्धभागती है जो है वो है हमारा पूर्वी। और मागधी अपभ्रंश को कहा जाता है अर्धमागधी है मध्य पूर्वीय, और मागधी अपभ्रंश है हमारा पूर्वीय, और महाराष्ट्री को हम कहते हैं दक्षिणी, और ब्राह्मण और पैसाची जो है उसे कहते हैं पश्चिमोत्तरी। यानी पश्चिम और उत्तरी। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात कर रहे हैं। आधुनिक आर्य भाषा अपभ्रंश से विकसित हुई थी, तो हम वहीं से बात शुरू करते हैं। मुख्यतः 5 भागों में बटा। सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, चौथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और पांचवा है ब्राह्मण और पैसाची अपभ्रंश। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब इनके दूसरे नाम, ये कई बार क्या करता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको दूसरे नाम दे देगा। यानी उसने दिया कि भाई मध्यवर्ती अपभ्रंश कौन सा है, तो जो सौरसेनी अपभ्रंश है उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश को क्या कहते हैं? मध्य पूर्वी। क्योंकि जो सौरसेनी अपभ्रंश थे, यानी जहां सौरसेनी भाषा हमारी विकसित हो रही थी, जहां पर वो भारत का मध्य भाग था, और मध्य पूर्वी अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश को पूर्वी अपभ्रंश, महाराष्ट्री को दक्षिणी अपभ्रंश, और ब्राह्मण पैसाची को पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिमी और उत्तरी भाग में जो अपभ्रंश हमारी विकसित हो रही थी उसको क्या पढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन अपभ्रंशों से उपभाषाएं कौन कौन सी विकसित हुई। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की 3 उपभाषा आई। कितनी आई? 3। सबसे पहले आई, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। शॉर्ट में लिखे देती हूँ, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। दूसरी कौन सी थी हमारी? वेरी गुड, राजस्थानी हिंदी उपभाषा। और तीसरी थी हमारी पहाड़ी हिंदी उपभाषा। अर्धमागधी से जो हमारी उपभाषा विकसित हुई वो कौन सी थी? पूर्वी हिंदी उपभाषा। अर्धमागधी से कौन सी विकसित हुई हमारी? बिहारी हिंदी उपभाषा। जो 3 अपभ्रंश आपने पहले पढ़े थे वो सिर्फ यूपी के एग्जाम, जैसे आप अगर यूपी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी में वनडे की तैयारी कर रहे हो तो आपके केवल जहां से हिंदी की 18 बोलियां डेवलप हुई वो पढ़े थे। लेकिन इसके अलावा अपभ्रंश के मुख्य 5 वेद हैं, और उन 5 वेदों में आपका महाराष्ट्री और ब्राह्मण भी आता है। और यहाँ पर यानी सौरसेनी अपभ्रंश से एक बोली और आई, एक भाषा और आई, और उसका नाम था गुजराती। नहीं बेटा, अगर वो आपसे पूछे सौरसेनी अपभ्रंश से कितनी बोलियां विकसित या कितनी भाषाएं विकसित हुई, कितनी उपभाषाएं आई, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा, ऐसे समझो। अगर वो आपसे सिर्फ इतना पूछता है कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं, तो कितनी है? 5। और वो कौन कौन सी है हिंदी की उपभाषाएं? देखो मैं दूसरे कलर से इसको पॉइंट आउट करती हूँ। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो हैं आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, और पहाड़ी हिंदी उपभाषा, और पूर्वी हिंदी उपभाषा, और बिहारी हिंदी उपभाषा। कितनी हो गई? 5। 1 2 3 4 5। और देखो मैंने बैक में क्या लिखा है, उपभाषाएं कितनी होती हैं? 5। बोलियां हिंदी की कितनी है? 18। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब देखो ये तो 5 और 18
यानी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां वो किसकी हैं? सिर्फ और सिर्फ हिंदी की। लेकिन अपभ्रंश तो यानी आर्य भाषाएं जो थी, आर्य भाषाएं हमने पढ़ी थी, एक क्रम था, तो वो तो पूरे भारतवर्ष में हो रही थी, हाँ या ना? यानी वो हिंदी से भी तो आगे थी ना, तो एग्जामिनर तो उससे आगे भी पूछ सकता है। तो जो सोर्स यानी अपभ्रंश था, उससे हिंदी की तो 3 उपभाषाएं आई, इन 3 के अलावा और कौन सी आई? गुजराती। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन है? हाँ, अपभ्रंश सोर्स यानी अपभ्रंश के तो भाई 4 भाग थे, लेकिन उन 4 में से 3 हिंदी की थी। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मान लो उसने एग्जामिनर ने दे दिया कि निम्न में से सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित नहीं है। ध्यान से सुनना प्रश्न क्या है कि निम्न में से सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित नहीं है पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा, गुजराती और बिहारी। तो कौन सी नहीं है? बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी किससे है? मागधी से। लेकिन गुजराती तो सोर्स यानी से है ना। अब समझ में आ रहा है क्यों कराया ये? महाराष्ट्री से आगे कराऊंगी, अभी तुम हिंदी पर कंफ्यूज हो गई थी। हाँ बिल्कुल, ये अपभ्रंश है बच्चे, ये जो है ये अपभ्रंश के नाम है। किसके नाम है? अपभ्रंश के नाम। ये अपभ्रंश के नाम है। ये अपभ्रंश से विकसित हुई बोलियां या भाषाएं थी, जिन्हें हम उपभाषा भी कहते हैं, वो हैं ये हिंदी की 3 उपभाषाएं और गुजराती अपने आप में एक बोली है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? ऐसे समझो, उपभाषा अपभ्रंश, सॉरी, जो हमारी हिंदी थी, चलो मैं एक सामान्य शब्दों में एक क्रम लिखती हूं, उससे आपको समझ में आएगा। दूसरे तरीके से समझते हैं। हिंदी का हम विकास क्रम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विकास क्रम। इस बार हमने अलग अलग रे डायग्राम से समझा, अभी मैं एक से समझाने का प्रयास करती हूँ। यानी सबसे पहले हमने क्या किया? वैदिक संस्कृत। तो सबसे पहले हमारी जो भारतीय आर्य भाषाएं थी वो किस में आई? वैदिक संस्कृत। उसके बाद फिर किस में आई? लौकिक संस्कृत। उसके बाद फिर क्या डेवलप हुई? हमारी पाली। उसके बाद फिर क्या आई? हमारी प्राकृत। और उसके बाद हमें फिर क्या प्राप्त होता है? अपभ्रंश। अब बताओ भाई, अपभ्रंश के बाद कहां में आए हम? हिंदी में आए कि नहीं आए? हाँ या ना? अब अगर मैं बात करूं कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या पड़ा, तो भाई वैदिक संस्कृत हमारी 2000 ईसा पूर्व से कहां तक थी? 800 ईसा पूर्व तक कराया था मैंने, हाँ या ना? लौकिक संस्कृत हमारी कहाँ थी? चलो इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये कहां पर थी? तो भाई ये थी हमारी 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, सॉरी 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व। पाली, जिसको हमने एक और नाम दिया था, एक और नाम क्या था? प्रथम प्राकृत। तो प्रथम प्राकृत हमारी कब से कब तक थी? तो भाई ये थी हमारी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक। और प्राकृत थी हमारी 1 ईसवी से 500 ईसवी तक। और जो अपभ्रंश थी वो हमारी कहाँ थी? 500 ईसवी से लेकर के 1000 ईसवी तक। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 1000 ईसवी के बाद से जो अगतन की आर्य भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं, उनके बारे में। अब समझो ध्यान से, हमने वैदिक संस्कृत को पढ़ा ठीक से, उसमें समझा वेद यानी संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत को हमने पढ़ा, हाँ या ना? उसके बाद हमने पाली को पढ़ा, उसके बाद हमने प्राकृत को पढ़ा, और उसके बाद हमने अपभ्रंश को पढ़ा। अब अपभ्रंश के बाद अगली ग्रेड कौन सी है? हिंदी। अब हिंदी को पढ़ने के लिए हमें अपभ्रंश की क्रम भी तो देखना पड़ेगा कि अपभ्रंश कैसे कैसे बटा। लास्ट क्लास में तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि अपभ्रंश शब्द सबसे पहले भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि बल्लभी के जो राजा थे धारसेन, उनके द्वितीय शिलालेख में मिलता है। लेकिन अब उसको और तो समझ लेना, अपभ्रंश को कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे कैसे बट रहा है, कितने भागों में बट रहा है। तो वही चीज हम आज पढ़ रहे हैं। यानी आज हमने क्या किया? अपभ्रंश को हिंदी और अन्य भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में भी, हिंदी को मैंने इसीलिए कोष्टक में लिखा क्योंकि हिंदी तो मुख्य है ही है, इसके अलावा भी पढ़ा। तो अपभ्रंश 5 भागों में डिवाइड हुआ। भाई भाग कौन कौन से थे? सोर्स यानी अपभ्रंश,
अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, ब्राचड़ और ब्राचड़ पैसाची, एक ही नाम आता है, ब्राचड़ पैसाची अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश को क्या कहा, सॉरी सौरसेनी अपभ्रंश को क्या कहा गया, मध्यवर्ती अपभ्रंश। अर्धमागधी को क्या कहा गया, मध्य पूर्वी अपभ्रंश। मागधी को क्या कहा गया, पूर्वी अपभ्रंश। महाराष्ट्री को क्या कहा गया, दक्षिणी अपभ्रंश। और आपका ब्राचड़ पैसाची को क्या कहा गया, पश्चिमी अपभ्रंश। इतनी सी बात यहां तक क्लियर हो गई। सौरसेनी अपभ्रंश से जो उपभाषाएं हम पढ़ रहे थे वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अतिरिक्त गुजराती भी हमारी डेवलप हुई है। अब ठीक है मामला। अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी पूर्वी की, मतलब जो पूर्वी हिंदी में भाषाएं थी वो डेवलप हुई हैं। और अब बात करते हैं बिहारी हिंदी। अब ये मुझे बताओ यहां तक आपका मामला क्लियर है या नहीं, इतना मामला ठीक है। अब इस, हाँ पूछो। 5 अपभ्रंश के भेद तो 5 ही है। हिंदी 3 से डेवलप हुई है, अपभ्रंश के भेद कितने हैं, 5। इतना मामला क्लियर हो गया, इतना आपने नोट कर लिया, हाँ या ना। तो अब इसको अगले पेज पे और ठीक से समझे हिंदी के अलावा, क्योंकि फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो, तो अब हमारा, हम किसकी बात करते हैं, मागधी अपभ्रंश की। यानी हमने 2 समझ लिए, सौरसेनी और अर्धमागधी। तो नेक्स्ट हमारी बात अब कहां पर आके टिकती है, मागधी अपभ्रंश पर। अब देखो, मागधी अपभ्रंश से जब हमने हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात करी तो हमने क्या कहा, उससे हमने कहा कि इससे कौन सी भाषा डेवलप हुई है, बिहारी हिंदी उपभाषा। इतना हमने पढ़ लिया, पीछे पढ़ा था हिंदी के परिप्रेक्ष्य में, क्या यानी मागधी से कौन सी हुई है, बिहारी हिंदी उपभाषा। लेकिन इसके अलावा भी उड़िया, उड़िया आप समझते हैं कहां बोली जाती है, बिल्कुल। और बंगाली और असमिया। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ये देखो, मागधी अपभ्रंश जिसे पूर्वी अपभ्रंश कहा गया, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में हमने एक ही पढ़ा था, बिहारी हिंदी पर। पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मागधी अपभ्रंश से विकसित नहीं है, तो उसमें था बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, बांग्ला और अवधी। तो अवधी किस इधर चला जाता है हमारा, इधर। यानी बांग्ला किससे है, बंगाली लिखा है, हाँ या ना। तो बिहारी से नहीं, मागधी अपभ्रंश से। यानी मागधी अपभ्रंश से हमारी कितनी भाषाएं विकसित हुई हैं, आधुनिक भाषाएं, 4। कौन कौन सी, बिहारी हिंदी उपभाषा, उड़ीसा यानी जो उड़िया में बोली जाती है, इसके अलावा बंगाली और उसके अलावा असमिया। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। यहीं पे लिख दूं मैं, एक ही डायग्राम में सारी चीजें आ जाएंगी, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। यानी इसके अलावा हमारी कौन कौन सी हैं, इसके अलावा हमारी सबसे पहले आपकी मान लीजिए बंगाली या जिसे आप कहते हो बांग्ला। इसके अलावा हमारी और कौन सी आती है, अभी बताया था उड़िया। और इसके अलावा हमने एक और कौन सी बताई, असमिया। इतनी सी बात समझ में आ रही है। यानी अपभ्रंश से जो जो भाषाएं विकसित हो रही हैं वो समझ में आ गई, इतना मामला क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्री से कौन सी आई है। तो जो आपकी महाराष्ट्री है, इससे जो आपकी विकसित हुई है वो ये आपकी मराठी। कौन सी विकसित हुई है, और जो आपकी पैसाची या पश्चिमी उत्तरी या जिसे आप ब्राचड़ पैसाची कहते हो, उससे आपकी आई है सिंधी, लहंदा और पंजाबी। सिंधी, लहंदा, पंजाबी। नोट करिए फटाफट से, हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। फिर एक बार रिपीट करूं, अपभ्रंश के कितने भाग थे, 5।
सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और ब्राचर पैसाची अपभ्रंश। एग्जामिनर आपसे पूछे कि सौरसेनी अपभ्रंश से कितनी भाषाएं विकसित हुई हैं, तो 4। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा और गुजराती। अर्धमागधी से कौन सी डेवलप हुई है, विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी उपभाषा। मागधी से कौन सी हुई है? बिहारी हिंदी उपभाषा, बंगाली या बांग्ला, उड़िया और असमिया। महाराष्ट्री से कौन सी हुई है? मराठी। और प्राचर पैसाची से कौन सी है? सिंधी, लहंदा और पंजाबी। इतनी सी बात क्लियर हो गई। यहां तक कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का? हाँ या ना? तो चलो इसी में अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी की बोलियां, जो 18 बोलियां हैं, वो कैसे आएंगी। देखो, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हिंदी की कितनी बोलियां विकसित होती हैं? 5। कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी आती है ब्रजभाषा। दूसरे नंबर पर खड़ी बोली या कौरवी। फिर कन्नौजी। उसके बाद में हरियाणवी। और उसके बाद में आपकी कौन सी आती है? बुंदेली। राजस्थानी हिंदी उपभाषा में आपकी कितनी बोलियां आती हैं? 4। मालवी, मारवाड़ी, मैवाती। हाँ बिल्कुल। और चौथी है आपकी जयपुरी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा में आपकी कितनी बोलियां हैं? 3। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। पूर्वी हिंदी उपभाषा में आपकी कितनी बोलियां हैं? 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं? मैथिली को सबसे लास्ट में लिखेंगे। भोजपुरी, मगही, और मैथिली। नहीं, 2003 में, 4 में नहीं। नोट कीजिए। फटाफट से नोट कीजिए। लिख लिया? हिंदी की उपभाषाएं कितनी थी? 5। कौन कौन सी? पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी, बिहारी। नाम से ही पता चल रहा है जिस क्षेत्र में बोली जा रही है उस क्षेत्र की बात।
भारत के पश्चिमी क्षेत्र में नहीं, हिंदी भाषा बोलने वाले यानी हिंदी भाषी क्षेत्र में जो पश्चिमी क्षेत्र था वो क्या कहलाया, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। बात समझ में आ गई। बोलियां कितनी है, 5। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली। बोलियां ठीक से याद कर लेना। देखो पहले क्या होता था, पहले एग्जामिनर मान लीजिए 3 बोलियां इसमें से दी, एक किसी और की दे दी, और वो पूछता था निम्न में से पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है अथवा नहीं है। अब एग्जामिनर क्या करता है, बोलियां देता है लेकिन उपभाषा देने की बजाय अपभ्रंश का नाम दे देता है। एक बार क्वेश्चन आया कि अवधि का विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, या किसी से भी नहीं, तो अर्धमागधी से। बात समझ में आ रही है, इसीलिए आपको अपभ्रंश कराए जा रहे हैं, वरना सीधे सीधे बोलियां भी हो सकती थी। बोलियां कितनी थी, 18। तो 5 कितनी है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा में, पश्चिम ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणी, बुंदेलवी। राजस्थानी की बोलियां कितनी है, 4। मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। 5 और 4 कितनी हुई, 9। पहाड़ी हिंदी में भी कितनी है, 3। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, 9 और 3 12। और इसमें कितनी है, 3। पूर्वी में कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो 12 और 3 15। और बिहारी में भी कितनी है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, तो कितनी हो गई, 18। इतना सब मामला समझ में आइए। अब एक चीज और ध्यान से समझ लो, कुछ लोगों का, कुछ भाषा वैज्ञानिकों का कहना यह है कि भाई नेपाली को इससे हटा दो, किससे, हिंदी उपभाषाओं से। अगर यहां से नेपाली हटती है तो आपका हिंदी, पश्चिमी हिंदी उपभाषा में एक और बोली जुड़ जाएगी, दक्षिणी हिंदी उपभाषा, यानी आपकी बोलियों की नंबरिंग पर कोई परिवर्तन, कोई असर नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। यहाँ एक और भाषा विज्ञानी इस बोली की डिमांड करते हैं, और वो कौन सी है, दक्षिणी हिंदी। मैथिली 2003 में क्या बन चुकी है, भाषा बन चुकी है, उसका प्रमोशन हो चुका है, हमारी 8वीं अनुसूची में स्वीकृत है। लेकिन अभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैथिली किसकी बोली है, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो मैथिली आपकी बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है। यानी उपभाषाएं कितनी थी, 5। बोलियां कितनी थी, 18। अब इससे पहले की बात करें तो अपभ्रंश भी कितने हैं, 5। सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री और ब्राचड़ पैसाची। उनके हमने दूसरे नाम भी देख ली, किन किन नामों से होती है, इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। और बोली कहते किसे हैं, जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, भाषा के क्षेत्रीय रूपांतरण को बोली कहते हैं। ब्रजभाषा हमारे क्षेत्र में यानी आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा में, मथुरा उसका मुख्य केंद्र है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और दिल्ली है। कन्नौजी वगैरह में आपकी कन्नौजी बोली जाती है। हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणवी भी है, और अगर आप बुंदेलखंड की तरफ चले जाएंगे तो वहां बुंदेली आपको मिलेगी। राजस्थान के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में चारों बोलियां बोली जाती हैं। तो उपभाषा और बोलियों को लेकर क्या कोई भी डाउट है आपके मन में? भाषा समझ में आ गई थी, उपभाषाएं समझ में आ गई, और बोलियां भी क्लियर हो गई। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, लिपि। हेडिंग डाल लीजिए, लिपि। लिखिए, किसी भी भाषा के, किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों का, किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों का ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, लिखित रूप या लिखित संकेत, लिखित रूप या लिखित संकेत उस भाषा की लिपि कहलाते हैं, उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। यानी कोई भी भाषा है, उसको जब हम लिख रहे हैं तो उसका जो लिखित रूप है वही क्या है, लिपि है, लिखित रूप या संकेत। जैसे मान लीजिए मैंने एक ध्वनि निकाली आ, तो देवनागरी में कैसे लिखी, इस तरीके से। और अगर इसी को मैं रोमन में लिखना चाहूंगी तो कैसे लिख दूंगी, इस तरीके से। यानी आ की जो ध्वनि है उसका जो लिखित रूप है वही क्या है, उस भाषा की लिपि है। जब आ को इस तरीके से लिखा तो हमने कह दिया ये कौन सी लिपि है, देवनागरी। और जब आ को ऐसे लिखा तो हमने क्या कह दिया, ये कौन सी लिपि है, रोमन लिपि। इतनी सी बात समझ में आ रही है।
हाँ या ना? तो कोई भी भाषा है उसके जो ध्वनि चिन्ह उच्चरित हो रहे हैं, उन उच्चरित ध्वनि चिन्हों का जो लिखित रूप है वही क्या कहलाती है? उस भाषा की लिपि कहलाती है। इतनी सी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? तो हेडिंग डाल लीजिए, एक काम कीजिए, एक तरफ डाल लीजिए भाषा और दूसरी तरफ लिख लीजिए उस भाषा की लिपि। तो भाषा में सबसे पहले लिखिए हिंदी, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगली लिख लीजिए संस्कृत, संस्कृत की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ऐसे लिख लीजिए और चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है। अगले लिखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। नेक्स्ट लिख लीजिए पंजाबी, हाँ। अच्छा, अंग्रेजी के साथ आप चाहें तो एक दो लैंग्वेज और जोड़ लें, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। हम्म, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, इन सब की लिपि कौन सी है? रोमन। नेक्स्ट भाषा मैंने कौन सी बोली? पंजाबी। पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरमुखी में। नेक्स्ट उर्दू, उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। वेरी गुड, काफी है, सफिशिएंट एग्जाम की दृष्टि से इतनी। लिख लिया? चलिए हेडिंग डालिए। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद हेडिंग डालिए लिपि की विशेषताएं, लिपि की विशेषताएं। और हम किस लिपि की विशेषताएं पढ़ेंगे? हम अपनी देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले देवनागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आती है कि ये वैज्ञानिक है। कैसी है? तो लिखो देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। अब बताओ विज्ञान किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, तो ये बताइए कि विज्ञान किसे कहते हैं? वैज्ञानिक तो समझ ही लेंगे, किसे? हाँ शब्द में तो आता है, लेकिन मेरा सवाल सिंपल सा है कि विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय के क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। हिंदी की जो लिपि है, और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता वैज्ञानिक है, तो कैसे है कि यहाँ भी हर चीजें आपको क्रम में मिलेंगी, बेतरतीबी नहीं है। जैसे अंग्रेजी आपने पढ़ी है, हाँ या ना? तो अंग्रेजी में क्या है? पहले एक बॉबल्स है। बॉबल्स और कॉन्सोनेंट जानते हो या नहीं? पहले तो ये बताओ, जानते हैं क्या होते हैं बॉबल्स? हाँ, और कॉन्सोनेंट? वेरी गुड। जैसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन। तो उसमें क्या होता है अंग्रेजी में कि पहले तो आपका एक कोई स्वर आ गया और उसके बाद व्यंजन आ गया। होता है कि नहीं होता कि पहले भाई एक बॉबल्स, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कुछ कॉन्सोनेंट्स के बाद बॉबल से आ गया, फिर कुछ कॉन्सोनेंट्स। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पहले सारे स्वर, फिर सभी व्यंजन। और इतना ही नहीं, पहले स्वर और व्यंजन को जोड़ने की जो कड़ी होती है वो स्वर और व्यंजन के मध्य में आती है, मूल व्यंजन पहले आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्रम बढ़ता जाता है। उसमें भी पहले हिरस्य वर्ण होगा, पहले छोटा आ होता है, उसके बाद बड़ा आ होता है। ऐसा तो कभी नहीं होगा पहले बड़ा आ पढ़ लिया उसके बाद छोटा हो, नहीं, सारी चीजें कैसी हैं?
क्रम से हैं। तो हिंदी की जो सबसे प्रमुख देवनागरी लिपि की विशेषता है वो क्या है कि वो कैसी है, वैज्ञानिक है। दूसरी प्रमुख विशेषता लिखिए शिरोरेखा, यानी आप लिख सकते हैं देवनागरी लिपि शिरोरेखा लिपि है। कैसी लिपि है, शिरोरेखा लिपि है। देवनागरी लिपि शिरोरेखा लिपि है। शिरोरेखा का मतलब क्या होता है, जिसके सिर पर रेखा है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे कैसे लिखते हैं, राम आगरा जाता है, क्योंकि उनको लगता है कॉपी में पहले से लाइन होती है। गुजराती शिरोरेखा नहीं है, अंग्रेजी शिरोरेखा नहीं है, हिंदी शिरोरेखा है, इसके सिर पर रेखा है। राम आगरा जाता है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम जल्दी जल्दी में ऐसे लगाते हैं, है यहां लिखेंगे और उसके बाद में जो हमारा पूर्ण विराम होगा वो उससे अलग होगा, कभी भी जोड़ा नहीं जाता। बात समझ में आ गई। यानी हिंदी की दूसरी विशेषता क्या देवनागरी लिपि की, वो कैसी है, सिरोरेखा है, सिर के ऊपर रेखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हिंदी है वो हमेशा लाइन के नीचे लिखी जाती है, जैसे आपकी मार्जिन लाइन होती है इस तरीके से। तो राम यहां लिखा जाएगा, यहां अगर आपने राम लिखा तो ये गलत है, यहां तो रोमन लिखी जाती है। बात समझ में आ गई। यानी कि हिंदी देवनागरी लिपि कैसी है, सिरोरेखा है। अगली विशेषता लिखिए, एक वर्ण के लिए, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि, और एक ध्वनि के लिए, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण। यानी हम जो एक ध्वनि उच्चारित करेंगे उसके लिए हमारे पास एक ही ध्वनि है, और एक वर्ण के लिए, मतलब लिख लिया, पहले ये बताओ, देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि और एक ध्वनि के लिए एक वर्ण। यानी अंग्रेजी में आपने देखा हो कभी कभी सी से क लिख जाता है जब हम क्रिकेट कहते हैं, और कभी कभी सी से च भी लिख जाता है जब हम चेन्नई चेन्नई कह रहे होते हैं, हाँ या ना, होता है मामला। यानी हमें ये नहीं पता कि हमें कई बार कंफ्यूजन भी मामला हो सकता है कि का सी को का उच्चारित करें या सी को चा उच्चारित करें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर वर्ण के लिए एक अलग भिन्न ध्वनि है। इवन तीनों सा के, क्योंकि हम ब्रजभाषी तो हमें क्या लगता है तीनों सा एक जैसे हैं, हाँ या ना। हम तीनों सा को कैसे पढ़ते हैं, सलजम वाला सा, पेट चीरा सा और सड़क वाला सा, जबकि तीनों सा की ध्वनि अलग अलग है। तो एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है और एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है। और चौथी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए, यह लचीली है। कैसी है, लचीली। देवनागरी लिपि लचीली लिपि है। देवनागरी लिपि लचीली लिपि है, अर्थात मतलब क्या हुआ इसका, यानी देवनागरी लिपि में कोई बाध्यता नहीं है। हमें जिन चीजों को हमें लगता है ये सही नहीं है, हम उन्हें परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो आपने देखा होगा जैसे आपके दादाजी वगैरह होंगे तो वो ऐसे भा लिखते होंगे और ऐसे धा लिखते होंगे, धा से धनुष, और ई को कैसे लिखते होंगे, इस तरीके से, और झा मान लीजिए कैसे लिखते होंगे, ऐसे। अब ये सारे वर्ण कैसे कर दिए हैं, अमानकीकृत कर दिए गए हैं। अब यानी कि हमने कहाँ से लिखा, भा हम ऐसे लिखते हैं, धा इस तरीके से लिखते हैं, ई ऐसे लिखते हैं, और झा ऐसे लिखते हैं, और इसके अलावा खा आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा, जबकि अब खा कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से जोड़कर। यानी ये वर्ण मानकीकृत हैं और ये अमानकीकृत हैं। ये अब तो हिंदी में क्या है, यानी देवनागरी लिपि में क्या है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है उसे हम रखते हैं, और जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती उसे हम परिवर्तित कर देते हैं या छोड़ देते हैं। अब एक नोट पॉइंट आप यहीं लिख लीजिए, ये जो घुंडी है ना, घुंडी, तो लिखिए घुंडी हमने गुजराती से लिया है, या घुंडी देवनागरी लिपि में गुजराती भाषा से लिया गया है। घुंडी देवनागरी में, देवनागरी लिपि में गुजराती भाषा से लिया गया है। इतनी सी बात नोट होगी। लिपि की विशेषताएं कितनी थी,
महत्वपूर्ण 4 विशेषताएं: वैज्ञानिक, शिरोरेखा, एक वर्ड के लिए एक ध्वनि और एक लचीली। अब हेडिंग डालिए। लचीली का मतलब बेटा ये है कि जरूरत है तो लचीली, आपने हरी लकड़ी लचीली होती है, आप उसे मोड़ दीजिए फिर वो वापस सीधी हो जाएगी। यानी हम ऐसे हैं, देवनागरी लिपि का विधान ऐसा है कि जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, जो प्रासंगिक है, उन्हें हम अपनी भाषा में रखते हैं और जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है उन्हें हम हटा भी देते हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको बताया, पहले भ को ऐसे लिखते थे, अब वो वर्ड अमानकीकृत हो गए। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए अब लिखिए लिपि का विकास क्रम। हेडिंग डाल लीजिए, लिपि का विकास क्रम। तो सबसे पहले लिखिए इसमें चित्रलिपि। आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं? पढ़ ली? अभी तक वो पढ़ी ही नहीं गई है। वो कैसी है? वो चित्रलिपि में है। इसके बाद पहले, यानी सबसे पहले कौन सी थी? चित्रलिपि। उसके बाद हमारी आई चित्रलिपि के बाद प्रतीक लिपि। भाव लिपि। और भाव लिपि के बाद हमारी आई प्रतीक लिपि। और प्रतीक लिपि के बाद में एक मिनट रुकिए, चित्रलिपि, उसके बाद हमें प्राप्त होती है सूत्र लिपि, और सूत्र लिपि के बाद में आती है हमारी प्रतीक लिपि, और प्रतीक लिपि के बाद में भाव लिपि, और भाव लिपि के बाद में आपकी आती है ध्वनि लिपि। और जो आपकी ध्वनि लिपि है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, अक्षरात्मक और भावात्मक, वर्णात्मक। लिखिए फटाफट से। यानी सबसे पहले हमारी कौन सी लिपि आई? चित्रलिपि। चित्रलिपि के बाद फिर डेवलप कहां पर हुई? सूत्रलिपि। सूत्रलिपि के बाद में प्रतीक लिपि, और प्रतीक लिपि के बाद में हमारी आई भाव लिपि, और भाव लिपि फिर डेवलप हुई ध्वनि में, और ध्वनि लिपि दो भागों में डिवाइडेड हुई, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। नोट पॉइंट लिखिए। भारत की सभी लिपियां भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं। भारत की सभी लिपियां कैसी हैं? अक्षरात्मक। किंतु रोमन लिपि, रोमन लिपि वर्णात्मक है। रोमन लिपि वर्णात्मक है। लिख लिया? चलिए, भारत की सभी लिपियां कैसी हैं? अक्षरात्मक। रोमन लिपि कैसी है? वर्णात्मक। एक बार रिकैप कर लें, आज क्या क्या पढ़ लिया। यानी आज हमारी जो बात हुई उपभाषाओं से, हमने आधुनिक उपभाषाएं पढ़ रहे थे कि भारतीय आधुनिक भाषाएं कहां से कहां तक थी, तो 1000 से लेके अगदन तक। और भारतीय आधुनिक उपभाषाओं हमने दो महत्वपूर्ण बातें पढ़नी थी, उपभाषा और बोली।
उपभाषा यानी अध्ययन की दृष्टि से हम हिंदी की उपभाषाओं की बात करेंगे, अन्य भाषाओं की नहीं करेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से हिंदी की उपभाषाओं को यानी हिंदी को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 5 भागों में। और वही 5 भाग क्या कहलाए? हिंदी की उपभाषा कहलाए। बोलियां, भाषा का जो क्षेत्रीय रूपांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और हिंदी की कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 18 बोलियां। इसके बाद हमने बात की कि अपभ्रंश यानी हम आधुनिक मध्यकालीन आर्य भाषाओं में लास्ट स्टेज अपभ्रंश थी, अपभ्रंश से आधुनिक में हम आए तो हमने महत्वपूर्ण तौर पे हिंदी के परिदृश्य में पढ़ा। लेकिन अपभ्रंश कितने भागों में डिवाइड होता है? 5 भागों में। सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और ब्राह्मण और पैसाची अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से 4 भाषाएं डेवलप हुई, पर हिंदी की 3 हुई। 4 कौन कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा और गुजराती हिंदी उपभाषा, सॉरी गुजराती भाषा। हिंदी में 3 ही थी। गुजरात में गुजराती है ना, जो कि देवनागरी में लिखी जाती है, ये भाषा का ही नाम है। और अर्धमागधी से कौन सी विकसित हुई? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, मागधी से बिहारी हिंदी उपभाषा, और इसके अलावा बंगाली, उड़िया, ये बांग्ला भी जिसे कहते हैं, और असमिया। महाराष्ट्री से मराठी जो भाषा थी वो हमारी विकसित हुई। ब्राह्मण पैसाची से सिंधी, लहंदा और पंजाबी विकसित हुई। अब अगर बोलियों की बात करें तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हिंदी की 5 बोलियां विकसित होती हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। राजस्थानी हिंदी उपभाषा से हिंदी की 4 बोलियां आई, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा से 3 बोलियां आती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। पूर्वी हिंदी उपभाषा से हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी उपभाषा से भी 3 बोलियां मानी जाती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। यानी हिंदी की उपभाषाएं 5 और बोलियां 18। ये कंप्लीट हो गई, हाँ या ना? इसके बाद हमने नेक्स्ट बात करी किसके बारे में? लिपि के बारे में, कि भाई कोई भी भाषा है उसको लिखते कैसे हैं? लिपि में। जैसे हमने जब लिखित भाषा पढ़ी थी तो उस समय कहा था कि अपने भावों और विचारों को लिपिबद्ध करना ही क्या कहलाती है? लिखित भाषा। तो लिपि क्या है? किसी भी भाषा का लिखित रूप या उसके लिखित संकेत क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? ब्राह्मी। ब्राह्मी को हम चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। इसके बाद हमने बात की कि हमारी लिपि की यानी देवनागरी लिपि के परिप्रेक्ष्य में कि उसकी क्या क्या विशेषता होती है। एक, सबसे पहले वैज्ञानिक है, सब चीजें क्रमबद्ध हैं, व्यवस्थित हैं, सुसंगठित हैं। देवनागरी लिपि सिरोरेखा लिपि होती है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि और एक ध्वनि के लिए एक वर्ण की व्यवस्था है। और चौथी महत्वपूर्ण विशेषता पड़ी कि देवनागरी लिपि कैसी है? लचीली है। लचीली के तौर पे हमने एग्जांपल्स के तौर पे हमने समझा कुछ वर्ण पहले अमानत थे, लेकिन अब वो इस तरीके से लिखे जाते हैं और इन्हें मानकीकृत कर दिया गया है। और यही हमने एक नोट पॉइंट देगा कि जो भा और ध में हमने घुंडी लगाई, ये घुंडी हमने किस भाषा से ली? तो ये हमने गुजराती से ली है। इसके बाद हमने बात की कि लिपि का विकास क्रम कैसे हुआ। तो सबसे पहले लिपि हमें चित्र रूप में मिलती है, उसके बाद सूत्र लिपि, उसके बाद प्रतीक लिपि, और प्रतीक लिपि के बाद मिलती है भाव लिपि, और भाव लिपि के बाद जो डेवलप हुई वो हुई ध्वनि लिपि। और ध्वनि लिपि 2 भागों में बटी, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। अक्षरात्मक लिपि भारत की, जैसे हमारी हिंदी है वो भी क्या है? अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है। यानी नोट पॉइंट के तौर पे हम कह सकते हैं कि भारत की सारी जो लिपियां हैं वो कैसी हैं? अक्षरात्मक। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि रोमन लिपि कैसी है, तो रोमन कैसी है? वर्णात्मक। इतनी सी बात समझ में आ गई। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।